नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने लिखने में थोड़ी हेल्प हो सके। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट है मराठी अक्षर भारती। टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक 2021। बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। ईयर है 2021 और मीडियम है इंग्लिश मीडियम। अगर आपको ये जो हमारे चैनल पे जो वीडियोस बनती है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको बेल आइकॉन को याद से क्लिक करना है ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सभी नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, पर जो ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो इसके लिए आपको हमेशा प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वेट करते रहोगे कि कब वीडियो अपलोड होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है वो वीडियो ऑलरेडी पास्ट में अपलोड किया होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो आपका ये काम है कि आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस होंगी, पर आप जब प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको फोल्डर मिलेंगे अलग अलग, तो आपको ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है। विभाग एक हमारा गद्य चालू है और आज इस वीडियो में पूरा जो पठित गद्य है वो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में जितना भी है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। कल का जो वीडियो होगा वो पूरा अपठित गद्य को कंप्लीट करने में हम लोग करेंगे। ठीक है। आई नो आपको जल्दी जल्दी कंटेंट चाहिए, जल्दी जल्दी सब ये आंसर्स चाहिए। एज पॉसिबल एज मैं भी उतनी ही कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्द से जल्द ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो सके। कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे हैं कि आप पहले स्थूल वाचन कंप्लीट कीजिए, पहले आप ग्रामर कंप्लीट कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि पहले आप उपयोजित लेखन कंप्लीट कीजिए। पर देखिए इससे कुछ नहीं होने वाला है। सब कंटेंट है ऊपर नीचे हो जाएगा, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी कुछ वीडियो ढूंढने में। इसीलिए मैं सीक्वेंस वाइज ही जाने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। एक पूरे वीडियो में मतलब पूरे हमारे वीक में आपका मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है इसका क्वेश्चन बैंक का वो कवर मैं करूँगी। ओके। जितना है उतना धीरे धीरे सीखिए, पर बहुत ध्यान से सीखिए ये चीज़ें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पाठ क्रमांक 11 जंगल डायरी, जिसके लेखक है अतुल धामणकर। पहला ये पैसेज है, तारीख दिया है 27 मे 1997, वेळ सकाळी 6 ते 9:30, कोळसा परिक्षेत्र, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर। आज पहाटेच कोळसा वन विश्रामगृहातून बाहेर पडलो। गावातून टोंगे वनरक्षक आणि त्यांचा सहकारी वनमजूर येताना दिसले। वनरक्षक येताच आम्ही डावीकडे जाणारा झरी रस्ता धरला। समोर चालणारा वनमजूर अचानक थबकला। मी प्रश्नार्थक नजरेनं पाहिलं तर त्यानं रस्त्याकडं बोट रोखलं। नुकत्याच गेलेल्या एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं तिथं उमटली होती। हा एक नर असून आम्ही पोहोचण्याच्या तासाभराआधीच इथून गेला असावा। मी चौफेर पाहिलं, पण मला तरी काही दिसलं नाही। अचानक मला जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। मी सगळ्यांना हातानंच थांबायची खूण केली। दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावर ती हालचाल स्पष्ट झाली। तिथं एका तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळा बसला होता, पण त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला होता की त्याची शेपूट जर हलली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। त्याची पाठ आमच्याकडे होती, त्यामुळे त्यानं अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं, पण तेवढ्यात टोंगे वनरक्षकाचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला। तिखट कानांच्या बिबळानं तो आवाज ऐकताच वळून पाहिलं आणि एका झेपेत तो जंगलात अदृश्य झाला। यहाँ पे हमारा जंगल डायरी का ये पहला पैसेज कंप्लीट हो जाता है रीड करके। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप जंगल डायरी का जो वीडियो है वो देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है की लेखकाने बिबळ्याची ताजी पावलं पाहिल्यानंतर कृतीचा घटनाक्रम लिहा। मतलब जब लेखक ने उस बिबड़ा जो था उसकी फ्रेश फुटप्रिंट्स जब देखे, ताजी पावलं यानी कि फ्रेश
फुटप्रिंट्स जब उसने देखे तो उसके बाद में जो भी कृति हुई है वहाँ पे उसको आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है, मतलब घटनाक्रम, उस घटना का आपको योग्य क्रम लिखना है। ठीक है, पहला उन्होंने दिया है की जंगलाच्या कोपऱ्यात हालचाल जाणवली। ठीक है, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, देखिए जंगलाच्या कोपऱ्यावर थोडीशी हालचाल जाणवली। तो उसके बाद में क्या हुआ, मी सगळ्यांना हातानं थांबायची खूण केली। मी मतलब यहाँ पे कौन है, लेखक है। तो आप ये लिखोगे यहाँ पे कि लेखकाने सगळ्यांना हाताने थांबायची खूण केली। मी नहीं लिखोगे यहाँ पे आप। ठीक है, मैंने आपको फिर से मैं बोल रही हूँ कि जब आप आंसर लिखते हो तो उसको एज इट इज़ जब आप कॉपी करते हो पैसेज में से, तो जब पैसेज में सर्वनाम होगा तो वो आपको कॉपी नहीं करना है, वहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे मी के जगह पे लेखकाने सगळ्यांना हाताने थांबायची खूण केली, ये आप यहाँ से एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दुर्बीण डोळ्यांना लावल्यावरती हालचाल स्पष्ट जाणवली। तो ये एज इट इज़ आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट है ना कोई कुछ है, तो वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में चौथा लाइन उन्होंने खुद ही दिया है, तिथे तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये बिबळ्या बसला होता। हाँ, तो आप फिर से जाइए टेक्स्ट में, वहाँ पे देखिए वही है। उसके बाद क्या हुआ, त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी एवढा मिसळून गेला की त्याची शेपूट हल्ली नसती तर तो मला मुळीच दिसला नसता। अभी ये एक ही सेंटेंस में छोटे छोटे 3 सेंटेंस बनाए हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको एक ही सेंटेंस लिखना है, त्याचा रंग आसपासच्या परिसराशी मिसळून गेला होता, क्योंकि वो ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि उसका जो कलर था वो उसके आजू बाजू के इन्वायरमेंट में मिक्स हो गया था। ये शेपुट का, वो शेपुट अगर हिली होती नहीं होती तो मुझे दिखता नहीं, ये कोई नेसेसरी सेंटेंस नहीं है, तो पहला ही लिखेंगे। आगे क्या है, उसके बाद में आपको फिर से लिखना है, तो आगे का देखिए क्या है, त्याची पाठ आमच्याकडे होती त्यामुळे त्याने अद्याप आम्हाला पाहिलं नव्हतं। ये दोनों सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, तो वो दोनों लिखेंगे कि उसकी जो पीठ है वो हमारी तरफ थी, इसके लिए उसने हमें नहीं देखा था अभी तक। और लास्ट में वनरक्षकाचा पाय काटकीवर पड़तो, काटकी यानी कि ड्राई जो ट्विग होती है, ब्रांच होती है, वो उसको बोलते हैं काटकी। तो लास्ट में वही है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, रक्षक होता है, वनरक्षक, उसका पैर उस ड्राई ब्रांच पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इतना ही है, घटनाक्रम लिखना है। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या खुद से ऐड करना था, इतना ही वर्ड लेखकाने, बाकी सब आपको पैसेज में एज इट इज़ उठाना था। नेक्स्ट है चौकट पूर्ण करा, प्रकल्पाचे नाव। ये प्रकल्प कौन सा था, यहाँ पे ऊपर ही स्टार्टिंग में दिया है कि ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, प्रकल्प यानी कि प्रोजेक्ट। सेकंड क्या पूछा है आपको, विश्राम गृहाचे नाव, जहाँ पे गेस्ट रूम, विश्राम रूम यानी कि गेस्ट रूम। ठीक है, तो वो भी दिया था उन्होंने विश्राम रूम। यहाँ पे देखिए, कोळसा वन विश्राम गृहातून बाहर पडलो, तो कोळसा वन ये विश्राम गृह का नाम है। जब आप पैसेज पढ़ते हो और उसके बाद में आंसर्स ढूंढते हो तो आपको वो जल्दी जल्दी मिलते हैं, इसके लिए डोंट बी लेजी, पैसेज को पढ़िए। आगे है कारणे द्या, मतलब रीज़न देना है। चालताना वनमजूर अचानक थबकला, मतलब जो वनरक्षक था तो वो चलते चलते अचानक स्टॉप हो गया। थबकला का मतलब क्या है, सडनली स्टॉप होना। तो ऐसा क्यों किया, क्यों वो अचानक से वहाँ पे एक जगह पे रुक गया, क्योंकि कारण त्याने नुकत्याच एका मोठ्या बिबळ्याची ताजी पावलं पाहिली, क्योंकि उसने अभी अभी एक फ्रेश फुटप्रिंट्स एक बिबड़ा के देखे थे। ठीक है, ये कहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए थबकला, ये तो यहाँ पे है। फिर लेखक ने उसके तरफ देखा कि क्यों रुका, तो उसने क्या बताया, एका मोठ्या बिबळाची ताजी पावलं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, एक मिनट, ये हमारा आंसर है। और थबकला शब्द कहाँ पे है वो भी बताती हूँ, ये देखिए थबकला। कुछ बच्चे हैं जो पैसेज नहीं पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे, ये थबकला वर्ड देखेंगे और यही पूरा लाइन लिखेंगे, पर उनको पता ही नहीं होता कि आंसर यहाँ पे नहीं है, आंसर यहाँ पे है कि वो क्यों रुका, उसका रीज़न उसने आगे बताया है
कि एका मोठ्या बिबळाची ताजी पावलं पाहिली म्हणून। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोलती हूँ पैसेज रीड करना और समझ के रीड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वमत है, मतलब पर्सनल क्वेश्चन है, भारतातील तुमच्या आवडीच्या अभयारण्यासंबंधित तुमचे मत स्पष्ट करा। मतलब भारत में जितने भी अभयारण्य है, अभयारण्य यानी कि सेंचुरीज जो है, वाइल्ड सेंचुरीज, उसके बारे में आपका थोड़ा मत लिखना है। ठीक है, आवडीचा मतलब आपको जो पसंदीदा है उसके बारे में आपको लिखना है। सो मैंने क्या लिखा है, ठाणे जिल्ह्यात सुमारे 320 किलोमीटरच्या विस्तीर्ण क्षेत्रात तांसा वन्यजीव अभयारण्य पसरले आहे। ठीक है, एक ठाणे जिले में 320 किलोमीटर का जो एरिया है उसके विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पे तांसा नाम का एक अभयारण्य है। पसरले आहे मतलब फैला हुआ है। और ये ठाणे ये सिटी कहाँ पे आती है, मुंबई के बहुत ही पास आती है। सो मुंबईच्या जवळ असल्यामुळे या अभयारण्यात खूप पर्यटक छुट्टीच्या दिवसात जात असतात। मतलब मुंबई के बहुत ही पास होने की वजह से छुट्टी के दिनों में बहुत सारी जो पर्यटक है, जो ट्रैवलर है, वो वहाँ पे जाते हैं। तांसा अभयारण्याभोवती भोवतीचे जंगल, कळंब, बांबू, खैर यांसारखे वृक्ष आहेत। हाँ, भोवतीचे नहीं। हाँ, ये जो तांसा नाम का सेंचुरी है, अभयारण्य है, उसके सराउंडिंग, भोवती यानी कि उसके आजू बाजू में जो जंगल है उसमें कौन से पेड़ है, कळंब नाम है, बांबू और खैर, ये 3 टाइप के पेड़ आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। आगे लिखा है मैंने, येथे प्राण्यांच्या 54 जाती तर पक्ष्यांच्या 200 प्रजाति आढळतात। मतलब एनिमल्स के 54 आपको वहाँ पे टाइप्स दिखाई देंगे, स्पीसीज दिखाई देंगे, और बर्ड्स आपको 200 प्रजाति मतलब 200 स्पीसीज आपको बर्ड्स के भी वहाँ पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक माहुली किल्ला देखील इथून चढ़ता येतो। एक हिस्टोरिकल वहाँ पे फोर्ट है माहुली नाम का, तो वो भी उसका जो चढ़ाई होता है वो भी वो तांसा सेंचुरी के बीच में से ही है। तो आप वो जो फोर्ट है वहाँ पे भी आप ट्रेकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है, येथे असलेल्या तांसा धरणातूनच मुंबई आणि ठाणे शहराला पाणी पुरवठा होतो। तो ये जो तांसा है ये सेंचुरी भी है, और तांसा के बाजू में बहुत बड़ा डैम भी है जो तांसा डैम के नाम से पहचाना जाता है। और मुंबई को और ठाणे सिटी को दोनों सिटी को पानी जो होता है वो इसी डैम से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो ये मैंने तांसा अभयारण्य के बारे में लिखा है। आपको अगर कोई अलग ढूंढना है, जैसे कि आप अलग यहाँ पे रहते हो, सिटी में रहते हो, तो आप वहाँ का लिख सकते हो। कोई भी नज़दीक का जो अभयारण्य है आप गूगल कर सकते हो। गूगल में आपको सभी अभयारण्य और उसका जो माहिती होता है, इन्फॉर्मेशन, वो मिल जाता है। ठीक है, आगे पहला पैसेज खत्म। सेकंड पैसेज, अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाजानं मी जागीच थबकलो। माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। 1 वर्षाच्या वाघांच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज आहे। ती या आवाजानं आपल्या पिल्लांना बोलवत असावी। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज आला। मी पाणवठ्याकडं पाहिलं आणि आश्चर्याने थक्कच झालो। एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली। आईचा आश्वासक आवाज त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच। त्यामुळं तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यकच होतं। वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूपच धोका असतो। त्यामुळं वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षतेबद्दल भलतीच दक्ष असते। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूंमधून मला वाघीण येताना दिसली। ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली।
रात्रभरच्या वाटचालीनंतर थकून ती विश्रांती घेत होती. पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं. त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली, पण तिथून घसरल्याने ते धपकन पाण्यात पडलं. तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली, पण पिल्लांना त्याच्याशी काहीच देणं घेणं नव्हतं. त्यांचा आईच्या भोवती जबरदस्त दंगाधोपा शुरू झाला. ओके, ये हमारा पैसेज है. अभी आगे. वाघिणीच्या पिल्लांचे संभाव्य शत्रु, मतलब संभाव्य का मतलब है नेचुरली एनिमीज जो होते हैं, या फिर संभाव्य यानी कि संभावना ज़्यादा होती है ऐसे. सो कौन से शत्रु थे? तो हमने पैसेज में पढ़ा था दूसरा नर वाघ, मतलब दूसरा टाइगर हो सकता है. नर यानी कि मेल टाइगर, ठीक है. बिबड़ा और रानकुतरी, मतलब जंगल में जो डॉग्स होते हैं, जंगली कुत्ते, उनको रानकुतरी बोला जाता है, ठीक है. और बिबड़ा यानी कि लेपर्ड. तो यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर है. दूसरे नरवाघ, बिबड़ा आणि रानकुत्री. नेक्स्ट है वाघिणीचा आवाज. वाघिणीचा आवाज कौन सा होता है? ये देखिए स्टार्टिंग में है ये वाला, ठीक है. सो वो हम लोग लिखेंगे एज इट इज. नेक्स्ट है वाघिणीने शिकारीला जायच्या आधी पिल्ले इथे लपवली. इथे मतलब कहाँ पे छुपा के रखी थी उसने? जांभळीच्या दाट झुडपात. यहाँ पे देखिए, ठीक है. नेक्स्ट स्वमत है आपका. वाघीण व तिच्या पिल्लांची भेट हा प्रसंग तुमच्या शब्दात शब्दबद्ध करा. मतलब टाइग्रेस और उसके बच्चे ये जब मिले एक दूसरे के साथ, तो वो जो प्रसंग है वो आपको आपके शब्दों में लिखना है. सो मैंने लिखा है रात्रभरच्या शिकारीनंतर जेव्हा वाघीण का घ यहाँ पे दीर्घ आएगा. वाघीण तिच्या पिल्लांना भेटायला येते तेव्हा ती त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज देते. ठीक है, ये तो हमने देखा कि वो एक अलग प्रकार का आवाज देके उनको पुकारती है. त्या आवाजामुळे तिची पिल्ले तिला शोधत शोधत जांभळीच्या झुडपातून बाहेर येतात. वो आवाज़ सुनकर उसके जो बच्चे हैं वो उसको ढूंढते ढूंढते जांभळीच्या झुडपातून, मतलब जहाँ पे उसके माँ ने उन्हें छुपाया था, तो उधर से वो धीरे धीरे बाहर आते हैं. तिला पाहून खुश होतात, मतलब उसको माँ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं. वाघिणीची पिल्ले, अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे वाघिण में घ को दीर्घ वेलांटी दिया है, यहाँ पे आपने रस्व क्यों किया? तो देखिए यहाँ पे वाघिण ये मैंने स्वतंत्र वर्ड लिखा है, ठीक है, इसके लिए वो दीर्घ है. और यहाँ पे मैंने कारक यूज़ किया है वाघिणीची. जब आप कारक यूज़ करते हो तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे रस्व हो जाता है. तो ये चीज़ ध्यान में रखिए. वाघिणीची पिल्ले वाघिणी सोबत खेळायला पाहतात. तो और क्या हमने निरीक्षण किया कि जब वाघिण आती है तो उसके जो बछड़े होते हैं, जो कब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वाघिण के साथ, टाइग्रेस के साथ खेलने के लिए वो देखते हैं. ठीक है. शिकारीमुळे, मतलब शिकार हंट किया था. किसने हंट किया था? टाइग्रेस ने किया था रात को. सो शिकारीमुळे वाघिण थकलेली असते. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे नाउन फॉर्म में, इसके लिए फिर से वो घी रस दीर्घ हो गया है. सो शिकार करने की वजह से टाइग्रेस बहुत ही थकी हुई होती है, थकलेली असते, आणि त्यामुळे तिला ते आवडत नाही, म्हणजे खेळायला तिला आवडत नाही त्याच्यामुळे. म्हणून ती त्यांच्यावर थोडंसं गुरगुरते. गुरगुरने यानी कि थोड़ा सा वो रोर करती है, लाइट बिट, लिटिल बिट हर्ट कर, ये क्या करती है, थोड़ा गुर्राती है कि मुझे नहीं पसंद, ये दिखाने के लिए. अशा प्रकारे वाघिण व तिच्या पिल्लांची भेट झाली और इसी तरह से वाघिण और उसके बच्चे मिल गए थे. तो ये आपको जो लेखक ने देखा वही आपको एज इट इज़ लिखना है. सिर्फ थोड़ा इजी वे में लिखना है, आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है पैसेज से उठा के. क्लियर. नेक्स्ट पैसेज है पैसेज नंबर 3. साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्यांची पिल्लं होती. या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ती खेळकर होती. एकमेकांचा पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पाण्यात उड्या घेणं असे खेळ सुरू झाले. मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लाला मायेने चाटत होती. थोडा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली. डोकं वळून तिनं हळूच आव असा आवाज केला. हा पिल्लांना मागं येण्याबद्दलचा इशारा होता. लगेच वळून ती चालायला लागली.
हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय, रानडुकराची शिकार साधली असावी. पण अशी शिकार जड असल्याने ती उचलून पिल्लांपर्यंत आणणं शक्य नसतं. त्यामुळे पिल्लांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडं घेऊन जात होती. या 4 पिल्लांसोबतच स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यकच होतं. त्या कलेत ही चांगली पारंगत होती. वाघिणीनं नाला पार करून बांबूंच्या गंजीत पाय ठेवला. आत शिरण्याआधी तिनं वळून पिल्लं सोबत येतायत की नाही हे पाहून घेतलं. 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती, पण दोघांना अद्याप भान नव्हतं. ती पाण्यातच एकमेकांशी खेळण्यात दंग झाली होती. वाघिणीनं परत त्यांना बोलावणारा आवाज काढला. आईच्या या आवाजाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला आणि पळत सुटली. 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनाशी झाली. आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती. माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता. ओके, ये लास्ट पैराग्राफ है हमारा. सो पहला क्वेश्चन आपको ये है, यापैकी एकाची वाघिणीने शिकार साधली असावी. मतलब इनमें से किसी एक को वाघिण ने, टाइग्रेस ने मारा होगा. तो वो नाम क्या है? यहाँ पे देखिए मैंने लिखे हैं सांबर, रानगवा, नीलगाय और रानडुक्कर. आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये सिंपल क भी आपके पैसेज में दिया है तो वो भी आप लिख सकते हो. तो ये शब्द कहाँ है? यहाँ पे है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाघिणीच्या पिल्लांचे खेळ. ये जो वाघिण मतलब टाइग्रेस के जो वो कब्स थे वो क्या क्या खेल रहे थे? एकमेकांचा पाठलाग करणे आणि मारामारी करणे. ये कहाँ पे दिया है आपको पैसेज में? यहाँ पे और है पाण्यात उड्या मारणे. ये भी आप लिखोगे तो भी चलेगा. 3 में से कोई भी आपको 2 लिखना है. नेक्स्ट है स्वमत. फिर से देखिए, आपका जो एग्ज़ाम का बोर्ड वाला जो पैटर्न होगा ना वो ऐसा ही होता है. आपको 7 मार्क का एक पैसेज होगा. उसमें देखिए ये जो 2 मार्क्स होते हैं ना स्टार्टिंग के, वो बहुत ही ईजी होते हैं. फिर 2 मार्क्स होते हैं वो भी ईजी होते हैं, यानी कि 2 + 2 आपके 4 ईजीली हो जाते हैं. 3 मार्क का आपका स्वमत होता है. तो आप कोशिश कीजिए स्वमत लिखने की. कम से कम आपको वहाँ पे 1 मार्क्स भी मिलेगा तो आपको 5 मतलब 7 आउट ऑफ एटलीस्ट 5 तो मिलेगा. ठीक है. और अच्छा अगर आपने लिखा तो आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेखकाला वाघिणीतील आईची झलक जाणवली हे विधान उतार्याच्या आधारे स्पष्ट करा. मतलब लेखक को उस टाइग्रेस में एक माँ की झलक दिखाई देती है, तो वो आपको अधिक मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है. आई ही आईच असते, मतलब माँ ये माँ ही होती है. या पाठात देखील आपल्याला हेच दिसून येते. मतलब इस पाठ में भी हमें यही महसूस होता है, यही दिखता है. ठीक है. मनुष्याची आई किंवा प्राण्याची आई दोन्ही सारख्याच असतात. मतलब मनुष्य की माँ हो या फिर किसी जानवर की माँ हो, दोनों भी सेम ही होती है. सारख्याच असतात मतलब दोनों भी सेम ही होती है. वाघीण देखील तिच्या पिल्लांवर खूप, मुलांवर हो गया यहाँ पे, पिल्लांवर आएगा. ओके. वाघीण देखील तिच्या पिल्लांवर खूप प्रेम करते. मतलब यहाँ पे जो टाइग्रेस है वो भी अपने बच्चों पे बहुत प्यार करती है. त्यांचं शत्रूपासून संरक्षण करते. देखिए वो छुपा के रखती है उसके बच्चों को जांभळीच्या झुडपामध्ये. ठीक है. सो इस तरह से ये टाइग्रेस भी है, त्यांचं शत्रूपासून रक्षण करते. त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करते. जैसे हमारे लिए हमारी माँ खाना पका के रखती है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है किसी भी प्रॉब्लम से, तो वैसे ही ये जो टाइग्रेस है वो भी शिकार करती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए. पिल्लांनी दंगामस्ती केली तर ती देखील पिल्लांवर रागवते. मतलब हमारी माँ भी जब हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वो जैसे हमें डांटती है तो वैसे ये टाइग्रेस भी क्या करती है, थोड़ा गुर्रा देती है अपने बच्चों के ऊपर. तो सिमिलर जैसा एक इंसान की माँ करती है वैसे ही ये एनिमल होके भी सेम रिॲक्ट कर रही है. तो इसके लिए लेखक को क्या लगता है, अशा प्रकारे वाघिणीमध्ये मला आईची झलक दिसून आली. हाँ, तो इस तरह से लेखक को क्या होता है, लेखक को भी और आपको भी क्या होता है, वाघिणी की एक झलक मतलब टाइग्रेस में माँ की झलक दिखाई देती है. तो मला की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, आई लेखक आला. यहाँ पे लेखक आला होगा. आगे
सो यहाँ पे मैंने करेक्शन किया है लेखक आला और यहाँ पे पिल्लानवर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जंगल डायरी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अभी लास्ट हमारा चैप्टर है खरा नागरिक, जिसके लेखक है सुहास बाटक। खरा नागरिक में निरंजन नाम का एक बच्चा होता है, तो वो कैसे सभी रेल यात्रियों के प्राण बचाता है उसके बारे में एक स्टोरी है, ठीक है। पहला पैसेज, इसमें बहुत सारे पैसेज है, सो बी प्रिपेयर। निरंजन आज भल्या पहाटेस उठून अभ्यासाला बसला होता। आज शेवटचा नागरिकशास्त्राचा पेपर, तो झाला की संपलीच परीक्षा। इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र तिन्ही विषयांचा केवढा अभ्यास करावा लागतो, त्यात हे नागरिकशास्त्र जरा अवघडच। पहाटेची सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते। हा भडसावळे गुरुजींनी दिलेला सल्ला अगदी योग्य होता। सकाळच्या टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरणात अभ्यास खूप छान होतो। शरीरही पुरेशा विश्रांतीमुळे ताजतवानं बनलेलं असतं। प्रसन्न वातावरणामुळे मनही अभ्यासात चटकन लागू शकतं। हवेत सुखद गारवा असतो। दुरून एखादी भुपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत ऐकू येत असतं। ते नसेल तर पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत साथीला असतंच। अशा आल्हाददायक वातावरणात संस्कृतचा एखादा श्लोक चटकन पाठ होतो। एरवी न कळलेलं गणित चटकन कळतं, त्याची रीतही लक्षात राहते। हा निरंजनचा अनुभव, त्यामुळेच भडसावळे गुरुजींचा हा सल्ला त्याला मोलाचा वाटे। निरंजनची गुरुजींवर अपार श्रद्धा होती, तसं गुरुजींचंही निरंजनवर खूप प्रेम होतं। तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। या जगात त्याचं असं कोणी नव्हतंच। दूरदूरच्या नात्यातल्या एका मावशीच्या घरी चिपळूण शहरालगतच्या एका उपनगरात तो राहायचा। गावापासून दूर डोंगराच्या पायथ्याशी हे मावशीचं घर होतं। आई वडील लहानपणीच वारले। काही दिवस मामाने सांभाळ केला आणि मग कामासाठी म्हणून चिपळूणला आणलं। या मावशीकडे आणून सोडलं आणि तोही मुंबईला निघून गेला, तो कायमचाच। जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला, रडत बसू नको, शेण गोठा वगैरे जी पडतील ते सारी कामं कर, मावशी देईल ते खा आणि इथंच राहा। मावशी तुला शाळेतही घालणार आहे, ठीक है। फर्स्ट पैसेज, पहला क्वेश्चन हमें है पूछा, पहाटेचे विशेष। मतलब पहाट यानी कि डॉन, DAWN, मतलब हमारी मॉर्निंग होने से पहले जो सुबह होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पहाट। मतलब पूरा सूरज नहीं निकलता, थोड़ी सी सूरज की किरणें होती है, वो निकलना स्टार्ट करती है अराउंड 3:45 to 4:30 के बीच में। पहाट जो पीरियड होता है उसको पहाट बोला जाता है। तो उसका वैशिष्ट्य क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो एक तो टवटवीत आणि प्रसन्न वातावरण, ठीक है। हवेत सुखद गारवा मतलब बहुत ही ठंडी ब्रीज होती है, ठंडी हवा बहती सुबह सुबह, बहुत ही आप में प्रसन्न महसूस होता है। पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत, क्योंकि बर्ड्स कैसे सूरज की पहली किरण के साथ उठ जाते हैं, तो उनका आवाज़ होता है, चर्पिंग होता है उनका, ठीक है। एखादी भूपाड़ी मतलब भक्तिमय कोई सॉन्ग होता है जो चालू होता है रेडियो के ऊपर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें, ये सब फीचर्स होते हैं मॉर्निंग के। ये आपको कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे मैं बताती हूँ एक एक अलग अलग। टवटवीत प्रसन्न वातावरण, हवेत सुखद गारवा, भूपाळी किंवा रेडिओवरचं आवडतं भक्तिगीत, पक्ष्यांचं सुमधुर संगीत। तो ये सब 4 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है। आगे है कारण लिहा, मतलब रीज़न लिखना है। निरंजन हा भडसावळे गुरुजींचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण। क्यों वो भडसावळे गुरुजी का फेवरेट स्टूडेंट था, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। ये एज इट इज़ हमें दिया है, यहाँ पे देखिए। हाँ, तो त्यांचा लाडका विद्यार्थी होता, कारण देखिए यहाँ पे आपको कारण भी दिया है, कारण तो अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायचा आणि अभ्यासही। इसके लिए भडसावळे गुरुजी को वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो ऑनेस्ट था काम के बारे में भी और स्टडी के बारे में भी। खालील 2 गोष्टींसाठी परिच्छेदात आलेला एक शब्द लिहा। पहला है या विषयाचा पेपर झाला की परीक्षा संपली। मतलब कौन से विषय का पेपर होने के बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली थी, तो वो था नागरिक शास्त्र। यहाँ पे दिया है देखिए, नागरिक शास्त्रचा पेपर तो झाला की परीक्षा संपली, मतलब नागरिक शास्त्र, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या है,
हाँ विषय ज़रा अवघड होता, इसका आंसर भी नागरिक शास्त्र ही है, वो भी यहाँ पे दिया है, नागरिक शास्त्र ज़रा अवघडच। ठीक है, सो दोनों का आंसर आपको एक ही है, पॉलिटिकल सायन्स। नेक्स्ट, स्वमत आपको बोला है, निरंजनचा मामा त्याच्याशी कसा वागला हे परिच्छेदाच्या आधारे लिहा। निरंजन का मामा उसके साथ, निरंजन के मामा ने उसके साथ, निरंजन के साथ किस तरह से बिहेव किया, ये आपको पाठ के आधार पर लिखना है। यानी कि यहाँ पे आपका खुद का ओपिनियन नहीं चाहिए, आपको पाठ का आधारे बोला है तो आपको उसी के बेस पे आपको लिखना होगा। सो यहाँ पे आपको पता है की काही दिवस मामाने सांभाळ केला, मग कामासाठी चिपळूणला आणलं, मावशीकडे सोडून दिलं आणि तो मुंबईला निघून गेला, तो कायमचाच। मतलब वो एक बार गया तो वो फिर से आया नहीं। और लास्ट में उसको सजेशन दिया कि तू रोते हुए मत बैठ, जो भी गोबर है वो उठा, जो शेड होता है एनिमल्स का वो क्लीन कर, जितना भी काम तेरी मौसी तुझे बताएगी वो सब काम तू कर, और जो भी कुछ मौसी देगी वो खा, और यहाँ पे ही रह क्योंकि ये जो मौसी है वो तुझे स्कूल में भी डालने वाली है। सो ये सब मामा के बारे में है, तो वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, निरंजन से, ये एकत्रित है, ये प्लस मतलब अलग अलग से नहीं है, से जॉइंट में ही है। निरंजन से आई वडील लहानपणीच वारले होते, वारले होते का मतलब है गुजर जाना। ठीक है, निरंजन से आई वडील लहानपणीच वारले होते, त्यामुळे त्याच्या मामाने काही काळ त्याचा सांभाळ केला। मतलब उसके मम्मी के भाई ने, मतलब मामा ने कुछ देर के लिए उसको संभाला। त्यानंतर चिपळूणला काही कामासाठी निरंजनला घेऊन आला। कुछ समय बाद वो चिपळूण नाम की एक सिटी में निरंजन को लेके आता है आणि तिथेच राहणाऱ्या एका मावशीकडे त्याला कायमचे ठेवले। और वहाँ पे उसकी एक दूर की रिश्तेदार, मतलब दूर से रिश्ता लगने वाली एक जो मौसी थी, तो उसके घर पे उसको कायम से मतलब परमानेंटली उसको रखा निरंजन को। और जब वो उसका मामा निरंजन को वहाँ पे रख के निकलने वाला था तो उसने क्या बोला, जाता जाता त्याने निरंजनला एक सल्ला दिला मतलब एक एडवाइस दिया जाते जाते की के बाद में कॉमा आना चाहिए। ठीक है, रड़त बसू नकोस, और जो उसने बोला है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आना चाहिए क्योंकि वो डायलॉग है। ठीक है, सो रड़त बसू नकोस मतलब रोते हुए मत बैठना, मावशी जी सांगेल ती कामे कर, मतलब मौसी जो भी काम बोलेगी वो कर, जे मिळेल ते खा, मतलब जो तुझे मिलेगा वो खा, ती तुला शाळेत देखील घालणार आहे, हाँ वो तुझे स्कूल में, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, वो तुम्हें स्कूल में भी डालने वाली है। तो ये सब चीज़ें वो उसको बता के निकल जाता है। अशा प्रकारे निरंजनचा मामा निरंजन सोबत वागला। इस तरह से निरंजन का मामा निरंजन के साथ उसने बिहेव किया था। ओके, क्लियर। आपको पूरा सेंटेंस, पूरा डायलॉग एज इट इज़ नहीं उठाना है, ध्यान दीजिए, उसको इजी वे में लिखिए कि रड़त बसू नकोस, मावशी, आता यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, वो ये गोबर वो सब, ये उसने कितना डायलॉग बोला है कि शेण गोठा पडतील ती सारी कामं कर, इथंच रहा। ठीक है, ये सब मैंने नहीं लिखा, जो नेसेसरी है, जो इजी में आपको बोलना है वो लिखना है, क्योंकि ये स्वमत ही है, पाठ के आधार पे लिखना है, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। आगे पॅसेज नंबर 2, मामा गेला तो पुन्हा परतला नाही, मात्र लहानगा निरंजन मावशीच्या घरी प्रामाणिकपणे काम करायचा। घरातल्या सर्वांशी त्याने जमवून घेतला आणि शाळेत नाव दाखल केलं। मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा। पहिल्याच वर्षी त्याची अभ्यासातली प्रगती पाहून भडसावळे गुरुजींनी त्याला थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले। दररोज एकाच्या घरी दुपारी निरंजन पाहुणा म्हणून जेवायला जायचा, मग तिथून शाळेत। संध्याकाळी मात्र मावशीकडे जे काही मिळेल त्यावर राहायचा। सकाळी लवकर उठून घरातली गोठ्यातली सारी कामं आटपून अभ्यासाला बसायचा। गुरुजींवर श्रद्धा ठेवायचा आणि परीक्षेत पहिला नंबर पटकवायचा। त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च भडसावळे गुरुजीच करायचे। गुरुजींनी त्याला सांगितलं की जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर आहे तोपर्यंतच मी सारा खर्च करीन आणि वारही लावून देईन, नाहीतर नाही। गुरुजींचं हे वाक्य लक्षात ठेवून निरंजन झटून अभ्यास करायचा। आज नागरिकशास्त्राचा अभ्यास करत असताना आधीचे सगळे पेपर्स चांगले गेले असल्याने तो मनोमन खुश होता। नागरिकांची कर्तव्य कोणती, उत्तम नागरिक कोणाला म्हणावे, लोकसभा म्हणजे काय, ग्रामपंचायतीचा प्रमुख कोण असतो, साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे त्याला धडाधड येत होती। अभ्यास करता करता किती वेळ लोटला कुणास ठाऊक,
निरंजन ताडकन उठून उभा राहिला. 9 वाजून गेले होते. 10:30ची परीक्षा. त्याआधी देशमुखांकडे जायचं होतं. केवढं तरी लांब चालायचं होतं. भराभर आवरून तो निघाला. ठीक है, यहाँ तक हमारा पैसेज. पहला प्रश्न है, भड़सावळे गुरुजींनी निरंजनला केलेली मदत. भड़सावळे जो टीचर थे उन्होंने निरंजन को कैसी मदद की थी. तो सबसे पहले उन्होंने जो गांव में रहने वाले रिच पर्सन है, बहुत बड़े लोग हैं, उनके घर पे निरंजन को वार लगा के खाने की अरेंजमेंट की थी. मतलब लंच की, दोपहर के खाने की उन्होंने व्यवस्था की थी. और दूसरा, वह्या पुस्तकांचा खर्च केला. मतलब जितनी भी नोटबुक और बुक्स लगती थी, टेक्स्ट बुक नोटबुक, वो भड़सावळे गुरुजी खुद के पैसों से उसको खरीद कर देते थे. तो ये 2 चीज़ें कहाँ पे हैं, यहाँ पे. भड़सावळे गुरुजींनी त्याला के जगह पे आपका निरंजन आएगा. तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको मेनली लिखना है थोरा मोठ्यांच्या घरी वार लावून दिले और वह्या पुस्तकांचा खर्च केला. इतना ही. ठीक है, आगे कारण लिखना है आपको. निरंजन वार लावून जेवायचा. मतलब निरंजन अलग अलग लोगों के घर पे दोपहर को खाना खाने के लिए क्यों जाता था. वार लावून देने का मतलब वो होता है. क्यों ऐसा करता था, कारण मावशीची परिस्थिति यथातथाच होती. उसकी जो मौसी थी जिसके घर पे वो रुका था, उसकी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो कुछ खास नहीं थी. वो भी बहुत ही गरीब ही थी. यथातथाच होती मतलब जैसे वैसे गुजारा हो रहा था. ठीक है, इसलिए वो दोपहर को खाने के लिए अलग अलग लोगों के घर पे जाता था, जो भड़सावळे गुरुजी ने उसके लिए अरेंज किया था. सेकेंड है, हाँ ये आंसर आपको यहाँ पे बताती हूँ कहाँ पे है. यहाँ पे देखिए, यथाकथ मावशीची परिस्थिती यथातथाच असल्याने निरंजन वार लावून जेवायचा. ये पूरा सेंटेंस. आगे, निरंजन मनातल्या मनात उजळणी करत होता कारण. अभी ना ये जो आपको दिया है यहाँ पे थोड़ा ना मिस्टेक है इनके PDF में. ये क्वेश्चन जो है वो इस पैसेज में है ही नहीं और उन्होंने यहाँ पे दिया है. ये जो क्वेश्चन का आंसर है तो वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करके ही लिखना है, क्योंकि उजळणी ये वाला पार्ट हमने भी अभी पैसेज पढ़ा, ये आया ही नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में. तो अब सोचिए, उजळणी का मतलब होता है रिवीजन. तो निरंजन मन ही मन में रिवाइज क्यों कर रहा था. इसके 2 रीज़न हो सकते हैं. कारण त्याचा नागरिकशास्त्राचा पेपर होता, उसका नागरिकशास्त्राचा पेपर था, इसके लिए वो रिवाइज कर रहा था. और ये भी ऐसे भी बोल सकते हो कि कारण त्याला परीक्षेत पहिला नंबर मिळवायचा होता, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में पहला ही रैंक लाना था. तो ये दोनों रीज़न के वजह से वो क्या कर रहा था, मन में रिवीजन कर रहा था. ठीक है, ये आपको खुद लिखना है. तो आप आपके स्कूल टीचर को पूछ लीजिए कि इन दोनों में से कौन सा आंसर उनके अकॉर्डिंग राइट है. स्वमत देखिए क्या है. हक्काचे घर नसेल की इतरत्र राहताना लहानपणीच परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला मुले शिकतात. तुमचे मत स्पष्ट करा. मतलब जिनका खुद का घर नहीं होता है, पेरेंट्स नहीं होते हैं, वो दूसरों के घर पे, मतलब उनके काका हो, उनके मामा हो, उनके घर पे रहते हैं. तो बचपन से ही उनको उस नए परिस्थिति में रहने की, एडजस्ट करने की आदत लग जाती है. तो उसके बारे में आपको आपका मत स्पष्ट करना है. ठीक है, सो देखिए क्या है. लहानपणी हक्काचं घर न मिळाल्यावर मुलं इतरत्र राहताना तिकडच्या परिस्थितीशी जुळून घ्यायला शिकतात. मतलब बचपन में खुद का घर न होने की वजह से जो बच्चे होते हैं वो इतरत्र मतलब अलग जगह पे रहने के लिए और उधर की तिकडच्या परिस्थितीशी, मतलब उधर जो कंडीशन है उसमें जुळवून घेणे मतलब एडजस्ट करने को वो क्या करते हैं, सीख जाते हैं, शिखतात. ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों एडजस्ट होते हैं, उनका नेचर एडजस्टेबल क्यों होता है. ठीक है, क्योंकि कारण त्यांच्याकडे त्याशिवाय पर्याय नसतो. क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है. उनके पेरेंट्स नहीं है, उनका खुद का घर नहीं है, तो जहाँ पे भी उनको रहने को मिलता है वो वहाँ पे एडजस्ट करते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं रहता है. ठीक है, संघर्षमय जीवन जगूनच आपण या परिस्थितीतून बाहेर पडू शकतो याची जाणीव त्यांना असते.
उनको पता होता है कि हमारा जो जीवन है वो बचपन से ही क्या है, संघर्षमय है। हमारे लाइफ में बचपन से ही स्ट्रगल है, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है, हमारा खुद का घर नहीं है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है। तो उनको पता होता है कि हम ही खुद को एक ऐसे मुकाम पे लेके इस कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये पता होता है बचपन से ही। शिक्षणानेच माणूस उत्तम प्रगती करू शकतो हे ते जाणतात। और आप आपकी प्रगति कैसे कर पाओगे? जब आप सीखोगे, एजुकेटेड बनोगे, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हो जाती हैं। आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप गिनती कर सकते हो, आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, अकाउंटेंट हो सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको कब होगी पॉसिबल? जब आप एज्युकेटेड होते हो। तो शिक्षणाने माणूस उत्तम प्रगती करतो हे त्या मुलाला सुद्धा माहीत असतं। त्यामुळे परिस्थितीचा जास्त विचार न करता उत्तम शिक्षण मिळवून स्वतःची प्रगति करण्याकडे त्याचा जोर असतो। सो जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, जो बच्चे दूसरों के घर पे रहते हैं, मतलब जब वो छोटे होते, क्योंकि बड़े होने के बाद उनको कोई रखने वाला नहीं होगा, वो क्या बोलेंगे, अभी आप बड़े हो गए, अभी आप खुद का खुद देख लीजिए। तो उनको कब तक संभाला जाता है? जब तक वो उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते, उनका टीनेज उनका कंप्लीट नहीं होता है, तब तक ही कोई भी ऐसे बच्चों को संभालता है। तो यहाँ पे भी वो बच्चे जो होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है कि अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा तो फिर मेरा आगे जाके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे आगे जाके मुझे खुद को संभालना है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, राइट। तो वो क्या करता है, वो तब उस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचता कि मैं कौन सी परिस्थिति में रह रहा हूँ। वो ये सोचता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ के आगे बढ़ना है। अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो तभी मैं इस कंडीशन से बाहर निकलूंगा, नहीं तो यही कंडिशन मुझे लाईफ तक कंटिन्यू करनी पडेगी। ठीक आहे, शिक्षणामुळेच ते त्याचं भविष्यात शिक्षणामुळेच तो यहाँ पे तो आएगा, तो त्याचं भविष्यातील आयुष्य सुंदर बनवू शकतात। ते त्यांचं बरोबर तेही था, शिक्षणामुळे ते त्यांचं भविष्यातील आयुष्य सुंदर बनवू शकतात हे त्यांना माहीत असतं। मतलब